शेरू एक बदसूरत और हारा हुआ इंसान था जिसने अपनी नौकरी और जीने की इच्छा खो दी जब एक लड़की ने उसे छेड़छाड़ी का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन जब उसे दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिला तो उसने अपनी शक्ल और लड़कियों को छूने की क्षमता को कुर्बान करके अनंत शक्ति हासिल की जो उसे भगवान बना दिया। शेरू हमेशा से बदसूरत था लेकिन कभी बुरा इंसान नहीं था। वह एक साधारण ऑफिस वर्कर था जिसने अपनी बदसूरती को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और ईमानदारी से जिंदगी जी। उसने हर किसी का सम्मान किया और एक साधारण सामाजिक जिंदगी थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक महिला ने ट्रेन में उसे छूने का झूठा इल्जाम लगाया। सिर्फ इसलिए कि वह बदसूरत था, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। शेरू ने मामला सुलझाने के लिए जुर्म कबूल कर लिया और एक छोटा जुर्माना भर दिया। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह एक सिद्ध छेड़छाड़ी बन गया। कुछ साल बाद उस महिला को एक ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया। उसे पैसे की जरूरत नहीं थी बल्कि वह जानबूझकर बदसूरत मर्दों को फंसाती थी। शेरू गुस्से से भर गया लेकिन उस घटना के ट्रॉमा की वजह से कुछ नहीं कर सका। उसका आत्मविश्वास चला गया और नौकरी नहीं मिली। वक्त के साथ हालत और खराब हुई और शेरू एक नौकरीहीन बंद कमरे में रहने वाला बन गया। उसने अपनी और अपने माता पिता की बचत खा डाली। एक दिन उसने अपने इलाके में लोगों के गायब होने की खबर पढ़ी। वह भी गायब होना चाहता था लेकिन खबर के कमेंट्स में उसे एक शख्स मिला जो दावा करता था कि वह दूसरी दुनिया में गया था। उसने कहा कि उसने शुरुआत में अपनी स्टेट पॉइंट्स गलत बांटी और आधी जिंदगी कुर्बान करके वापस धरती पर आ गया। शेरू ने हंसी उड़ाई लेकिन वह इतना हताश था कि उसने उस शख्स के दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का फैसला किया। उसने खिड़की की तरफ मुंह करके हाथ उठाए। फिर जब घड़ी 12 बजी उसका लैपटॉप स्क्रीन अपने आप बदल गई और पूछा कि क्या वह नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। शेरू को लगा कि यह वायरस है लेकिन मजाक में उसने नेक्स्ट क्लिक किया। अगली स्क्रीन ने दिखाया कि नई जिंदगी में वह 16 साल का होगा और अपनी शक्ल में कितने पॉइंट्स डालना चाहता है। हमेशा बदसूरत रहने की वजह से शेरू ने वैल्यू 5 से घटाकर 295 कर दी जिससे उसे ढेर सारे बोनस स्टेट पॉइंट्स मिले। सिर्फ ये शेरू को पता चला कि जितनी नकारात्मक खूबियां वह चुनता है उतने ज्यादा स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। उसने तुरंत ऐसी चीजें टाइप की जो कोई नहीं चाहेगा, जैसे अपनी इनकम 10,000% कम करना और हर बार लड़की को छूने पर 10% HP खोना। आखिरी शर्त में उसने लिखा कि अगर वह अपनी वर्जिनिटी खोता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और सिस्टम उसे 100 ट्रिलियन बोनस स्टेट पॉइंट्स देगा। लेकिन शेरू को पॉइंट्स बांटने का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइमर 0 हो गया और वह दूसरी दुनिया में चला गया। जब वह जागा तो पाया कि उसकी शक्ल पिछले जन्म से भी बदसूरत हो गई है। ऊपर से वह औसत अमेरिकी से 2 गुना भारी हो गया। तभी और लोग वहां पहुंचे और शेरू को 2 लड़कियों को अंडरवियर में देखकर शर्मिंदगी हुई। हैंडसम लड़के ने अपनी शर्ट उतारी और एक ठंडी लड़की को दे दी। शेरू भी जेंटलमैन बनने की कोशिश की और ऐसा ही करने लगा। लेकिन दूसरी लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसे बदसूरत मोटे का पहना हुआ सामान नहीं चाहिए था। फिर भी हैंडसम लड़के ने अपना नाम साई बताया। गोरी लड़की ने नाम नहीं बताया और दूसरी लड़की ने अपना नाम सिक्का बताया। सब 16 साल के थे लेकिन शेरू को उनकी उम्र में विश्वास नहीं हुआ। साई ने लीड लिया और बताया कि सब उसी तरीके से यहाँ आए हैं। लेकिन बातचीत के बीच शेरू ने दोस्ती की नहीं बल्कि कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। उसने दराज खोली और एक सोने का सिक्का मिला जो छूते ही गायब हो गया। उसे याद आया कि उसने इनकम कम करने की शर्त रखी थी तो पैसा चला गया। फिर साई आया और बोला कि उन्हें साथ में संसाधन ढूंढने चाहिए। जल्दी ही उन्हें हथियार, कपड़े और कुछ सिक्के मिले। शेरू को लगा कि छोटे कपड़े उस पर फिट नहीं होंगे लेकिन वे जादुई थे और हर किसी के शरीर के हिसाब से ढल गए। फिर लड़कियों ने सिक्के बांटने का फैसला किया लेकिन कहा कि 8 लोगों के लिए सिर्फ 7 सिक्के हैं। उन्होंने शेरू पर इल्जाम लगाया कि उसने 8वां सिक्का चुराया। शेरू को एहसास हुआ कि वे सही हैं तो उसने सारे सिक्के उन्हें दे दिए। साई ने कहा कि यह गलत है लेकिन सिक्का बोली कि शेरू ने ढूंढने में मदद नहीं की तो सिक्के उनके ही रहें। शेरू को सिक्का पहले से ही खराब लग रही थी लेकिन उसने इग्नोर किया। फिर साई ने पूछा कि क्या शेरू कुल्हाड़ी ले सकता है सिक्कों के बदले। सिक्का इसके खिलाफ थी और सेजी ने कहा कि वह अकेले फैसला नहीं ले सकता। उसने बताया कि पिछले जन्म में वह स्वार्थी था और कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, अब वो बदलना चाहता है। उसने शेरू को भी कहा कि उसके पास भी कुछ दिक्कतें हैं, उसे उनसे उबरना चाहिए।
आखिर में उन्होंने हथियार बांटने के लिए स्टोन पेपर सिजर्स खेला। शेरू हर बार हारा और उसे सिर्फ लकड़ी का डंडा मिला। फिर साई ने कहा कि साहसिक सफर की शुरुआत के लिए हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन शेरू ने मना कर दिया क्योंकि वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। जल्दी ही उन्हें एक नक्शा मिला और वे नजदीकी शहर की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक छोटा गॉब्लिन हमला करने को तैयार था। साई ने तेजी से कदम उठाया और एक ही वार में गॉब्लिन को मार डाला, लेकिन फिर उसे और गॉब्लिन्स आते दिखे। साई ने लीड लिया और गोरी लड़की को फ्रंट लाइन सपोर्ट करने को कहा, जबकि सीक्का ने तीर चलाने की तैयारी की। उसने शेरू से सीक्का की रक्षा करने को कहा और गॉब्लिन्स को एक एक करके हराने लगा। लेकिन सीक्का बिल्कुल नौसिखिया थी, जो तीर की डोरी तक नहीं बांध पाई। शेरू उसे जज कर रहा था कि पीछे से एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया। उसने उसे एक ही वार में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बहुत कमजोर है। छोटा गॉब्लिन उसे पीछे धकेल रहा था। शेरू को हैरानी हुई कि 100 ट्रिलियन स्टेट पॉइंट्स के बावजूद वह इतना कमजोर क्यों है। फिर उसे याद आया कि पॉइंट्स बांटने का वक्त नहीं मिला था। उसने अपने मौजूदा स्टेट्स से लड़ाई लड़ी और अगले वार से गॉब्लिन को हरा दिया। तभी एक स्टेटस विंडो खुली और उसे पता चला कि एक गॉब्लिन मारने से वह लेवल 32 पर पहुंच गया, क्योंकि उसका 10,000% एक्सपी बोनस था। इसी बीच सेजी और गोरी लड़की भी लेवल अप हुई और अपनी स्टेट पॉइंट्स स्ट्रेंथ और स्टेमिना में डाली। शेरू को एहसास हुआ कि कोई दूसरों की सिस्टम विंडो नहीं देख सकता, तो उसने हर खूबी में 1 ट्रिलियन पॉइंट्स डाल दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी सिस्टम विंडो ग्लिच करने लगी और एक सुनहरा प्रकाश उस पर पड़ा। शेरू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर सिस्टम ने बताया कि उसका क्लास उसके स्टेट्स के हिसाब से तय हो गया है। उसका क्लास ऑलमाइटी गॉड था, जो शेरू के लिए समझ से परे था। तभी एक गॉब्लिन ने उसे मारा, लेकिन उसका वार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। शेरू ने अपनी ताकत आजमाने की सोची और उंगली के एक झटके से गॉब्लिन को स्ट्रेटोस्फेयर तक भेज दिया। किसी ने ये नहीं देखा और सोचा कि यह हवा का झोंका था। साई और गोरी लड़की गॉब्लिन्स का शिकार करती रहीं, लेकिन सीका अभी भी तीर की डोरी बांधने में जूझ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और शेरू को उस पर तरस आया। उसने दिखावा किया कि उसे तीर चलाने का शौक है और उसे तुरंत डोरी बांधनी है। सीका ने बिना शक उसे तीर दे दिया और शेरू ने अपनी 1 ट्रिलियन डेक्सटेरिटी से एक झटके में डोरी बांध दी। सीका प्रभावित हुई और उससे एक तीर चलाने को कहा। शेरू ने अपने क्लास के साथ आए स्किल्स में से थंडर एरो आजमाया, लेकिन तीर गॉब्लिन्स की जगह आसमान में चला गया। शेरू को लगा कि उसका निशाना खराब है। फिर अचानक एक विशाल जादुई चक्र आसमान में दिखा और एक भव्य थंडर ड्रैगन निकला, जो जमीन पर गिरकर सारे गॉब्लिन्स को मार डाला। सब हैरान थे, लेकिन शेरू ने कहा कि वह तीरंदाजी क्लब में था जहां यह सिखाया जाता है। सीका फिर से मान गई और लड़ाई में साथ देने लगी, लेकिन उसने बिना निशाना लिए तीर चलाए। साई और गौरी लड़की ने बाकी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद वे शहर पहुंचे। बाकी लोग खाने की तरफ दौड़े, लेकिन शेरू ने अकेले रहने का फैसला किया, क्योंकि एक बदसूरत हारा हुआ इंसान को अकेलेपन की जरूरत होती है। वह फव्वारे के पास बैठा और भूख महसूस की। तभी एक बिल्ली आई। वह उसे सहलाने जा रहा था, लेकिन रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये मादा ना हो और छूने पर 10% एचपी खो जाए। तभी सीका वहां पहुंची और शेरू इतना घबराया कि पानी में गिर गया। बाहर निकलने के बाद सीका ने बताया कि उसने उसके लिए बर्गर खरीदा, क्योंकि उसे पता था कि शेरू टूटा हुआ है और वो उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शेरू को उसकी नजरिया अच्छा लगा और उसने बड़ा बर्गर ले लिया, लेकिन अचानक उनकी उंगलियां छू गईं और शेरू को जोर का झटका लगा, जिससे उसने बर्गर फेंक दिया। उसे 48 ट्रिलियन डैमेज हुआ, जो दुनिया को 300 बार तबाह कर सकता था। लेकिन बड़ी परेशानी ये थी कि सीका को लग रहा था कि शेरू ने जानबूझकर बर्गर फेंका। फिर भी शेरू ने अपने पुराने सेल्समैन स्किल्स का इस्तेमाल किया और बोला कि वो घबराया क्योंकि सीका बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि वो उसका बर्गर खाएगा और सीका ने कहा कि वो गंदा हो गया है। उसने अपना बर्गर उसे दे दिया क्योंकि वो वाकई शुक्रगुजार थी। शेरू ने उसकी कृतज्ञता स्वीकार की। बर्गर खाते वक्त साई और गौरी लड़की वहां पहुंचे और शेरू ने सोचा कि वो तब तक रुकता है जब तक सीखका का बर्गर का पैसा चुकता नहीं करता। थोड़ी देर बाद सीखका तीर खरीदने दुकान गई, क्योंकि उसके तीर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसने दुकानदार से बार बार तीर मांगे और कहा कि वो काफी अमीर है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि उसका बैग भर चुका है। शेरू भी उसके साथ था और मदद करना चाहता था, लेकिन ये नहीं बता सका कि वो कभी भी तीर बना सकता है।
बाहर आने पर साई और गोरी लड़की एक अच्छी जगह का इंतजाम करके लौटे। शेरू ने कहा कि वो पार्क में सोएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सिक्का ने कहा कि वो उसके कमरे का खर्च उठाएगी। शेरू ने मना किया, लेकिन सिक्का ने महिला कार्ड खेला और पूछा कि क्या वो लड़की के पैसे लेने से मना कर रहा है। शेरू को जवाब देने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिक्का ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। चूंकि वो कपड़ों के जरिए छू रही थी, उसे नुकसान नहीं हुआ। रात को शेरू सोचने लगा कि वो यहां नहीं रह सकता क्योंकि फिर सिक्का और बाकियों का कर्ज बढ़ेगा। अगली सुबह साई और बाकी लोग उठे तो टेबल पर स्वादिष्ट कुकीज और खाना देखा। शेरू ने कहा कि वो सब खा लें क्योंकि वो अकेले नहीं खा सकता। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे मिला जब उसके पास पैसे नहीं हैं। शेरू ने कहा कि उसने एक तकनीक इस्तेमाल की जिससे लोग उसे कुछ देना चाहते हैं। असल में उसने डंडों से तीर बनाए और बार्टर सिस्टम से बेचकर खाना लिया। सिक्का ने कहा कि उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा मदद कर सकती है। शेरू सोचने लगा कि उसने सिक्का का कर्ज चुका दिया तो अब उसे रुकने की जरूरत नहीं। खाना खत्म होने के बाद साई ने नक्शा निकाला और कहा कि क्वेस्ट शुरू करनी चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें। उसे गौर था कि कल लड़े गए मॉन्स्टर्स ने कोई पैसा या लूट नहीं छोड़ा, इसलिए उसने पास की गुफा देखने का प्लान बनाया। शेरू को साई के फैसले लेने की क्षमता अच्छी लगी। तभी एक रफ मर्द वहां आया और बोला कि वो गुफा तक गाइड कर सकता है। उसने अपना नाम काइशिरो बताया और कहा कि वो भी रीइंकार्नेटेड है। शेरू की बदसूरत शक्ल देखकर वो घबरा गया, लेकिन पूछा कि क्या सब नए हैं। साई तुरंत उठा और बात करने लगा, लेकिन सतर्क रहा। फिर काइशिरो ने जेब से हरे कार्ड निकाले और कहा कि ये पहले लॉग हाउस में मिलते हैं, इन्हें दिखाने से इंस पर फुल डिस्काउंट मिलता है। सिक्का घबरा गई क्योंकि उन्हें कार्ड नहीं मिले थे। काइशिरो ने कहा कि अब भी कार्ड दिखाने पर रिफंड मिल सकता है। उसने उन्हें लेने को कहा और सिक्का ने तुरंत ले लिए। साई को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो काइशिरो पर भरोसा नहीं कर रहा था। शेरू को भी शक था कि काइशिरो नौसिखियों का फायदा उठाने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि हालात बिगड़े तो वो संभाल लेगा। साई ने फैसला लिया और काइशिरो को गाइड बनाने को कहा क्योंकि उन्हें जानकारी और जल्दी लेवल अप करने का तरीका चाहिए। काइशिरो ने ग्रुप को गुफा तक ले जाने लगा। जल्दी ही कुछ गॉब्लिन्स वहां आए। सिक्का ने तुरंत तीर चलाने शुरू किए, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगा। शेरू निराश हुआ और काइशिरो ने सिक्का को सलाह दी कि वो तीर को 1 मिलियन येन का समझकर चले। अपनी दौलत पर गर्व के बावजूद इस सोच से सिक्का सावधान हुई और एक गॉब्लिन को सटीक वार से मारा। इसके बाद वे आगे बढ़े और शेरू को हैरानी हुई कि काइशिरो सचमुच अच्छा गाइड है। फिर काइशिरो ने हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया और सिक्का फिर से बिना सोचे तीर चलाने लगी। काइशिरो ने शेरू से पूछा कि वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा। शेरू ने कहा कि उसके पास अभी सही स्किल नहीं है। काइशिरो को लगा कि स्टाफ से लेवल अप करना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत न हारने को कहा क्योंकि स्टाफ का आखिरी स्किल शानदार होता है। शेरू को यह पहले से पता था क्योंकि तीर बनाने के लिए जंगल में गया था, जहां एक विशाल ऑर्क से टकराया और सबसे ताकतवर स्किल आजमाने की सोची। लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि यह स्किल 200 किमी के दायरे में सबको खत्म कर देगा और 15 लाख लोग मर जाएंगे, तो उसने उसे कैंसिल कर दिया। फिर काइशिरो ने अपनी कहानी बताई कि वो एक मरकरी ग्रुप में था, लेकिन लीडर राजा बन गया और वो पीछे रह गया। उसने राजा की तारीफ की कि वो लेवल 80 पर है और सारी स्टेट्स माउंट सोस्टीर से ऊपर हैं, जो शेरू के लिए बहुत कमजोर था। इसके बाद वे गुफा पहुंचे, जो प्राचीन खंडहर जैसी लग रही थी। सब उत्साहित थे, लेकिन सिक्का डर गई। गुफा में पहुंचकर उसे चूना पत्थर के नुकीले हिस्से पसंद आए और काइशिरो ने मना किया क्योंकि वो खतरनाक हैं। शेरू सोचने लगा कि क्या सिक्का सचमुच बच्ची है। साई ने उसे समझदारी से पूछा और बताया कि वो पिछले जन्म में 30 साल का था। सिक्का ने कहा कि असल जिंदगी में वो 17 साल की है और कॉलेज की तैयारी कर रही थी। सेजी ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और शेरू को एहसास हुआ कि सिक्का पढ़ाई में स्मार्ट है। फिर उन्होंने कुछ मॉन्स्टर बैट्स से लड़ाई की और बॉस रूम तक पहुंचे। सिक्का को समझ आया कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। काइशिरो ने कहा कि वो बॉस रूम में न जाए क्योंकि अभी तो वो मर जाएगी। सिक्का पीछे हट गई और साई ने दिन खत्म करने का फैसला लिया। उसने काइशिरो का शुक्रिया अदा किया और वो बोला कि साई अच्छा लीडर बनेगा, लेकिन जाने से पहले उसने नए लोगों के लिए एक खास इवेंट रखा और उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में पार्टी के लिए ले गया। उसने कहा कि किसी और ने यह सुरक्षित जगह बनाई जहां कोई मॉन्स्टर या जादू नहीं पहुंच सकता और वहां चिप्स और ड्रिंक हैं।
शेरू ने अपने जहर डिटेक्शन स्किल से पता लगाया कि कैन की किनारी पर नींद की दवा लगी है। सौभाग्य से साई ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन कायशिरो उदास दिखा और माफी मांगी तो साई ने उसके इरादे पर भरोसा कर लिया। शेरू को साई की भोलीपन से थोड़ा गुस्सा आया। फिर सबने खाना पीना शुरू किया और शेरू ने बातचीत से ध्यान भटकाया ताकि वो एंटीडोट जादू चला सके। उसने पूछा कि सबने पिछले जन्म में क्या किया था और कमरे का माहौल गंभीर हो गया। शेरू को एहसास हुआ कि सब अपनी पुरानी जिंदगी से भागे थे, वो भी शामिल था। फिर साई ने थोड़ा अपने बारे में बताया। उसने कहा कि स्कूल से बोर होकर उसने अपनी कंपनी सक्सेस लाइफ शुरू की। शेरू को याद आया कि वो एक बार उस कंपनी में सेल्स पिच करने गया था और सीईओ साई जैसा लगता था। साई ने भी उसे याद किया क्योंकि शेरू का प्रभाव पड़ा था। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि एक सेल्समैन बिना अपॉइंटमेंट के आया और महंगा कॉपियर बेचने की कोशिश की। उसने मोल भाव किया, लेकिन सेल्समैन ने मुस्कुराने और विश्वास दिलाने की बात कही। प्रेरित होकर साई ने कर्मचारियों को कंपनी संभालने दी। कंपनी चल निकली, लेकिन फिर उसने स्टाफ को एआई से बदल दिया और कंपनी डूब गई। वो उदास हो गया और लगा कि सेल्समैन के मौके को बर्बाद कर दिया। इसलिए यहां आने पर उसने वादा किया कि किसी को नीचे नहीं होने देगा। अचानक उसने बताया कि सेल्समैन का नाम भी शेरू था, लेकिन मोटा शेरू ने नाटक किया कि वो सेल्समैन नहीं है। थोड़ी देर बाद दवा की वजह से सब सो गए और कायशिरो ने अपने गुंडों को बुलाया। शेरू सिर्फ दिखावा कर रहा था ताकि सही वक्त पर गुंडों से निपट सके। गुंडों ने सबको हथकड़ी लगाई। शेरू कुछ करने जा रहा था कि साई उठा और गुंडों से अपनी टीम को नुकसान न पहुंचाने को कहा। कायशिरो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि साई खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया ताकि साई नुकसान में न आए। सौभाग्य से साई ने गुंडों से भिड़ंत की और दीवार से टकरा गया। कायशिरो ने कहा कि प्रोडक्ट्स को नुकसान न पहुंचे क्योंकि इससे कीमत कम होगी। साई को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा कि यहां आने वाले लोग पहले से टूटे हुए होते हैं और दूसरा मौका मिलने पर लोग जैसे कायशिरो उन्हें नीचे धकेलते हैं। कायशिरो ने कहा कि वो किसी की सुनने वाला नहीं है और गुंडों को काम करने को कहा। शेरू ने फैसला लिया कि अब उसकी बारी है। उसने गुंडों पर कूदकर उन्हें अपने वजन से कुचल दिया। उसने साई को लड़कियों को लेकर भागने को कहा, लेकिन साई ने मना कर दिया। उसने गुंडों से कहा कि वो उनके साथ न उलझें क्योंकि वो एक वार में उन्हें हरा सकता है। गुंडों ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है। गुंडे उसकी तरफ दौड़े, लेकिन शेरू ने बीच में आकर उनके कमजोर वार सहते हुए उन्हें कुचल दिया। कायशिरो ने कहा कि पहले जंपिंग स्वर से निपटें। साई ने उसे भागने को कहा, लेकिन गुंडों ने शेरू पर कूद पड़े। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक गुंडे ने उसकी नाक में उंगली डाल दी। अचानक साई के हाथ से चमक निकली और उसने गुंडों को पीछे हटने को कहा। उसने कहा कि ये उसका लाइट ऑफ ट्रुथ स्किल है जो गुस्से में एक्टिवेट होता है। गुंडों ने पूछा कि ये कौन सा स्किल है और साई ने बताया कि उसने वादा किया था कि दोस्तों को नीचे नहीं होने देगा। इस वादे से उसे बोनस पॉइंट्स मिले और उसने इस स्पेशल स्किल में डाले। उसने गुंडों को आखिरी मौका दिया, लेकिन कायशिरो ने कहा कि वो उसका हाथ काट देंगे। शेरू ने सोचा कि साई का वार देखा जाए तो उसने उसे शील्ड बनाया। उसने कहा कि उन्हें साथ काम करना चाहिए क्योंकि संख्या ज्यादा है। साई ने सुपर साइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, जो गोकू ने भी नहीं किया। गुंडे घबरा गए और शेरू को भी उत्सुकता हुई। साई ने अपनी अटैक का नाम चिल्लाया और हाथ चमक उठा। वो कायशिरो की तरफ दौड़ा, लेकिन मुंह पर वार करने से पहले रुक गया। कायशिरो ने पूछा कि क्यों रुका, तो साई ने कहा कि वो जजमेंट नहीं कर सकता, ये देश का कानून करेगा। उसने कहा कि वो आसानी से गुंडों को खत्म कर सकता है, लेकिन उन्हें सुधरने का मौका देना चाहता है। शेरू को लगा कि ये भोलीपन बहुत ज्यादा है। तभी कायशिरो ने हथियार डालकर घुटने टेके और माफी मांगी। साई ने उसे भरोसा कर लिया और चला गया, लेकिन शेरू ने चेतावनी नहीं दी। कायशिरो ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने उसे रोलिंग तकनीक से गिरा दिया। गुंडों ने शेरू को लात मारी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। उसने नाक से कचरा निकाला और दीवार की तरफ फेंका, जो विस्फोट हो गया। सब हैरान थे और शेरू ने साई की चमकती मुट्ठी को दीवार की तरफ इशारा कर दिया। उसने कहा कि साई ने अल्टीमेट मूव किया और एक सफेद बाज नीचे उतरा। गुंडे मान गए और कायशिरो ने आंसुओं के साथ वादा किया कि अब गलत नहीं करेगा। शेरू को लगा कि ये सजा काफी नहीं है, तो उसने गुंडों को लाइन में खड़ा करने को कहा। वे मान गए और शेरू ने साई से स्लैप करने को कहा। साई हिचकिचाया क्योंकि वो हारे हुए को सजा नहीं देना चाहता था। गुंडे डर गए तो शेरू ने बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा
कि साई अपनी मुट्ठी से स्लैप करे ताकि उन्हें दूसरों का दर्द महसूस हो। उसने साई को समझाया कि वो प्यार की ताकत से उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। साई ने सुपर साई फॉर्म छोड़ दिया और कहा कि गुस्से से नहीं, प्यार से बदलाव लाना है। गुंडों को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना भोला हो सकता है, लेकिन ये उनके फायदे में रहा। शेरू जानता था कि साई का भरोसा सही नहीं है। खैर, एसजी की आंखों में आंसू हैं जब वो प्यार से बदमाशों को थप्पड़ मारता है और बदमाश उसे थैंक्स देते हैं कि उसने उन्हें एक मौका दिया। सबको थप्पड़ मारने के बाद शेरू बदमाशों को बांधता है, जब किसी लड़कियों को सुरक्षित जगह ले जाता है। लेकिन वो बहुत थक जाता है और काम पूरा करने से पहले गिर जाता है। बदमाशों को उम्मीद हो जाती है कि अब वो उनसे जीत सकते हैं और वो शेरू को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। वो उसे औरतें देने का वादा करते हैं, वो भी उसकी अगली शक्ल के बावजूद, और ऊपर से ज्यादा पैसे भी देंगे। लेकिन शेरू उन्हें दिखाता है कि वो अगली तो है लेकिन बास्टर्ड नहीं। वो बस अपनी हथकड़ियां तोड़कर उन्हें डराता है और बताता है कि सेजे उससे भी ज्यादा ताकतवर है। बदमाश उसे कोसते हैं कि उसने उनका ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन शेरू को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद काया और उसके आदमियों को स्थानीय अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है और शेरू की टीम को इनके इनाम की बड़ी रकम मिलती है। लड़कियां इतने पैसे देखकर खुश हो जाती हैं और सी कहता है कि इसे सबके बीच बांट देना चाहिए। सीका कहती है कि वो बेहोश थीं, तो उन्हें पैसे का हक नहीं और सी को ले लेना चाहिए क्योंकि उसने बदमाशों को हराया। फिर वो शेरू के बारे में पूछती है और सी कहता है कि शेरू उससे भी बहादुर था और सारी मार खाकर उसे बचाया। लड़कियां कहती हैं कि शेरू इस मिशन का एमवीपी था, तो उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। सी इससे सहमत है, लेकिन शेरू पैसे नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सिर्फ 1% बचेगा। तो वो साई से कहता है कि उसे पैसे खर्च करने की बुरी आदत है और उसे किसी भरोसेमंद इंसान को रखना चाहिए। सी इस प्लान से सहमत नहीं होता, लेकिन जब शेरू जोर देता है कि वो पैसे नहीं रख सकता, तो सेक्का आगे आती है और पैसे संभालने की बात कहती है। सी को लगता है कि इतनी बेपरवाह और जल्दबाज लड़की के लिए ये अच्छा आइडिया नहीं, लेकिन शेरू उसे पैसे दे देता है क्योंकि इससे उसका सेक्का पर कर्जा चुक जाएगा जब वो पार्टी छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद सेक्का सी को हैमबर्गर की दुकान ले जाती है और उसे कुछ अच्छा खिलाने की बात करती है। सी सोचता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है क्योंकि अब वो बिना गिल्ट के अकेला जा सकता है। सेक्का जल्दी लौटती है 2 हैप्पी मील्स लेकर और शेरू पूछता है कि क्या उसे हैमबर्गर बहुत पसंद है। वो बताती है कि उसने 2 दिन पहले पहली बार हैमबर्गर खाया और उसे प्यार हो गया। शेरू यकीन नहीं कर पाता कि उसे असली दुनिया में कभी हैमबर्गर नहीं मिला। खैर, वे खाना शुरू करते हैं और साइका शेरू से उसके स्टैट्स के बारे में पूछती है। शेरू कहता है कि उसके स्टैट्स बहुत बोरिंग हैं और साइका कहती है कि शायद उसे पता नहीं, लेकिन लुक्स घटाने से स्टैट्स बढ़ते हैं। शेरू को पता चलता है कि साइका ने भी ये डिस्कवर किया और वो पूछता है कि क्या उसने भी अपनी लुक पॉइंट्स घटाई। वो बताती है कि उसने उन्हें 16 कर दिया और शेरू यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत सुंदर लगती है। सेका गर्व से कहती है कि उसने वेलकम स्क्रीन पर स्पेशल नोट में विश की थी कि वो सुंदर बने और किसी तरह ये उसके कम लुक स्टैट्स को ओवरराइड कर गया। शेरू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि वो भी ऐसा कर सकता था और हैंडसम बन सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सेका को एक बिल्ली दिखती है और वो उत्साह से कहती है कि उसने कभी बिल्ली को इतने पास नहीं देखा। वो सोचने लगती है कि क्या बिल्ली यहाँ आ सकती है। शेरू कहता है कि बस जाकर उसे प्यार कर लो, लेकिन सेका उसे जजमेंटल नजरों से देखती है। फिर उसे एहसास होता है कि शेरू की सलाह सही है और वो भूल गई कि अब वो चल सकती है। वो बिल्ली की तरफ लड़खड़ाते हुए दौड़ती है और शेरू को उसकी हालत समझ आती है। जब वो बिल्ली को प्यार करने की कोशिश करती है, शेरू वॉशरूम जाता है और सेका की मुश्किल जिंदगी सोचकर रोने लगता है। उसे अब एहसास होता है कि असली दुनिया में शायद वो किसी बीमारी से परेशान रही होगी जिससे वो छोटी उम्र में लकवाग्रस्त हो गई। वो उसे दुआ देता है और सोचता है कि क्या कोई भगवान नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया का सर्वशक्तिमान भगवान है और वो हकीकत नहीं बदल सकता, लेकिन सेका की मदद अन्य तरीकों से कर सकता है। तभी सेका दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि क्या उसे दवा चाहिए। शेरू कहता है कि वो ठीक है। जैसे ही वो तरोताजा होता है, उसे पता चलता है कि सेका की बॉडी और बर्ताव में कमी इसलिए है क्योंकि उसका अतीत मुश्किल रहा और इससे वो विलन के निशाने पर आसानी से आ सकती है। तो वो फैसला करता है कि वो उसके साथ रहेगा और तब तक उसकी हिफाजत करेगा जब तक वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाती। थोड़ी देर बाद वे इन पहुंचते हैं और एससी एक मीटिंग बुलाता है ताकि अपनी जॉब क्लास तय कर सकें।
और पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। वो घोषणा करता है कि वो हीरो बनेगा, सेका आर्चर बनेगी, ब्लॉन्ड लोली मेज बनेगी और शिरू एपिक फाइटर बनेगा। शिरू को एपिक शब्द अपनी जॉब क्लास में पसंद नहीं आता। सेका अचानक बोल पड़ती है कि वो भी हीरो बनना चाहती है, लेकिन जब शिरू कहता है कि वो एपिक फाइटर बन सकती है, वो तुरंत मना कर देती है। अंत में सी ही ग्रुप का इकलौता हीरो रहता है, तो सेका मेज बन जाती है और लोली हंटर बनने का फैसला करती है, जबकि शिरू अपनी जॉब क्लास पर कायम रहता है। जब वे नई गियर खरीद लेते हैं, सी फैसला करता है कि इलाके के सबसे बड़े शहर की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले वो स्नैक्स के लिए बजट बनाता है, सेका की खर्च करने की आदत को ध्यान में रखकर। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सेका पीछे रहती है ताकि लोली से बात कर सके, जो उसकी पहली दोस्त है। वो बात करने में नर्वस है, लेकिन शायरू चुपचाप उसे शुभकामनाएं देता है। सेका आखिरकार हिम्मत जुटाती है और उसे जंप रोप खेलने के लिए पूछती है। कहती है कि उसने इसके लिए प्रैक्टिस की है। लोली मान जाती है और दोनों लड़कियां कपड़े बदलने चली जाती हैं ताकि खेल सकें। उधर शायू सोचता है कि बात कैसे यहां तक पहुंची। पहले जब वो सेका के साथ शॉपिंग पर था, वो एक कूल हथियार खरीदना चाहती थी, लेकिन शिरू ने उसे खतरनाक चीजें लेने से रोका, कहकर कि सिर्फ एपिक फाइटर्स ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ननचुक पर अड्डी रही। फिर शिरू और दुकानदार की अजीब सी साझेदारी से वो स्किपिंग रोप लेने पर राजी हो गई। दुकान से निकलते ही शेरू ने उसे रोप इस्तेमाल करना सिखाया और वो जल्दी सीख गई। लेकिन उसका ध्यान ब्लॉन्ड लड़की की तरफ चला गया और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, भले ही उसका नाम नहीं जानती। शायरू ने उसे दोस्ती के कुछ तरीके सुझाए, जो उसे वर्तमान तक ले आया, जहां वो दोनों लड़कियों को खेलते देख रहा है। ब्लॉन्ड लड़की सेका से रोप स्किपिंग सीख लेती है, लेकिन जब नाम का टॉपिक आता है, वो अचानक रुक जाती है। सीकर समझ जाता है कि वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती और कहता है कि उसने शायू के साथ पहले इस पर चर्चा की थी और री नाम सोचा था। ब्लॉन्ड लोली सुनकर चुप हो जाती है और फिर रोप स्किपिंग शुरू करती है। आखिर में बहुत ऊंची छलांग लगाती है। सब हैरान हो जाते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। उसे अपनी पार्टी में शामिल करने की पेशकश करती है। सेका पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं और एक लड़का उसे धक्का दे देता है। वो रोने लगती है और शिरू को उसे बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन री कहती है कि वो उनकी पार्टी का मेंबर है। वो सेका की चिंता भी करती है और कहती है कि वो उसे खुश करने के लिए ट्रिक दिखाना चाहती थी। शेरू कहता है कि बस जवाब दे देना काफी था। री को गिल्ट महसूस होता है और वो रोती हुई भाग जाती है। आखिर में शायरू को सेका को इन तक मनाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में प्रवेश करने वाली होती है, उसे री का एक लेटर मिलता है जिसमें वो माफी मांगती है और निकनेम के लिए धन्यवाद देती है। सेका तुरंत उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन शायरू ने पहले ही देख लिया था कि री कोने में छुपी है। वो उसे बाहर आने को कहता है और वो कहती है कि उसे प्राइवेट में बात करनी है। वो कहता है कि बाद में उसे कोर्ट न ले जाए और फिर कमरे में जाता है जहां री एक फ्लाइंग ग्रेवल से माफी मांगती है। शेरू को समझ नहीं आता कि वो उससे क्यों माफी मांग रही है, लेकिन री बताती है कि उसे उसका पूरा कानूनी नाम पता है और वो सी की बातों वाला सेल्समैन भी है। शेरू को झटका लगता है, लेकिन वो अभिनय बनाए रखता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोचती है। वो बताती है कि उसने स्पेशल एबिलिटी चुनी थी जिसमें दूसरों की स्टेटस विंडो पढ़ने की शक्ति है, जिसमें असली नाम, स्टैट्स और स्पेशल नोट भी दिखते हैं। शायरू घबरा जाता है क्योंकि री ने उसके इंसेल जैसे नोट्स पढ़ लिए हैं और वो फेस पाल्म करता है, पूछता है कि वो क्या चाहती है। वो कहती है कि ये सेका से जुड़ा है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसकी बॉडी पिछले जन्म में लकवाग्रस्त थी। वो हाँ में जवाब देता है और फिर री अचानक कहती है कि वो ही सेका को तोड़ने वाली थी और वो अपने पापों की सजा भुगतने आई है। जेरू को जिज्ञासा होती है और वो पूछता है कि उसने सेका के साथ क्या किया। री बताती है कि पिछले जन्म में वो एक प्रोग्राम का हिस्सा थी जो लोगों की जिंदगी बदलने का लक्ष्य रखता था। सेका उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ वो काम कर रही थी और वो सचमुच उसकी जिंदगी बेहतर करना चाहती थी। लेकिन एक दिन उनके बिल्डिंग में विस्फोट हो गया और सेका गंभीर रूप से घायल हो गई। री रोने लगती है और कहती है कि वो हादसे को रोक नहीं पाई और सेका को बचा नहीं सकी। उसे उस गलतफहमी का पछतावा है जो वहां काम करने वालों के बीच हुई और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उसने स्पेशल नोट्स में लिखा कि वो लोगों को बेहतर समझना चाहती है। शू समझ जाता है कि इसी वजह से री को दूसरों की स्टेटस देखने की शक्ति मिली। वो उस प्रोग्राम के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो एआई से जुड़ा था।
उसकी कहानी शायरू को याद दिलाती है कि सेजी की कंपनी एक एआई प्रोग्राम के विस्फोट की वजह से दिवालिया हो गई थी, और वो पूछता है कि क्या वो उसी की बात कर रही है। वो हाँ में जवाब देती है और बताती है कि वो दरअसल एसआई की बहन है, लेकिन यहाँ उसने अपना व्यवहार और पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल लिया है, तो साई उसे पहचान नहीं पाएगा। शिरू को उसकी कहानी पर शक है, लेकिन री कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि ये उसकी स्पेशल एबिलिटी की कीमत थी। वो महसूस करती है कि उनका एक साथ इस दुनिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं, और उनके पिछले जन्म में भी उनका नसीब जुड़ा था। वो जानती है कि शायरू सेका को खुश करना और साजी को बेहतर एडवेंचरर बनाना चाहता है, और वो उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है। शायरू कहता है कि सी और सेका बहुत प्योर हैं और उन्हें इस दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए उसकी जरूरत है। वो री के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने बाल काट कर अपनी नीयत दिखाती है। शायरू को समझ नहीं आता कि इसमें क्या मतलब था, और री कहती है कि सी ने कहा था कि उसे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। खैर, इसके साथ वे औपचारिक रूप से एक पैक्ट बनाते हैं ताकि अपने दोस्तों की मदद कर सकें। अगली सुबह वे राजधानी शहर की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं और शीरू एक अजीब टर्टल गोट हाइब्रिड क्रीचर लाता है जो उनका सामान ढोएगा। री आखिरी में पहुंचती है और सेका के कहने पर कि उसे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, वो भावुक हो जाती है। इसी के साथ उनकी यात्रा शुरू होती है और जल्दी ही उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं। सेका अपनी आइस मैजिक से एक को मार गिराती है और जब दूसरा उस पर हमला करता है, सी उसे बचाता है जबकि री उनकी पीठ संभालती है। वे जल्दी ही मॉन्स्टर्स से निपट लेते हैं और सेका अपनी मैजिशियन स्किल शायरू को दिखाती है, जो बस सर हिलाकर कहता है कि वो अच्छी है। सी कहता है कि सूरज ढल रहा है तो कैंप करने की जगह ढूंढनी चाहिए, और सब मान जाते हैं। वे वलीरिया शहर की तरफ जा रहे हैं और सेका की एडवेंचर की चाह ने उन्हें पहाड़ों से जाने को मजबूर किया, जो खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरे हैं और वहां कोई इन नहीं है। लकीली उन्हें एक खोखला पेड़ मिलता है जहां रात बिता सकते हैं। सेका इससे बहुत खुश होती है। सी पूछता है कि क्या वो फायरवुड इकट्ठा करना चाहेगी या फिशिंग, और सेका कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो नदी से सबसे बड़ा मछली पकड़ेगी, लेकिन वो अपनी ही रोब में हुक फंसाती है। शीरू उसे छुड़ाता है और फिर उसे फिशिंग सिखाने ले जाता है, लेकिन उन्हें मछली के काटने का इंतजार करना पड़ता है। अचानक सेका अपनी क्राई बेबी आदत के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि वो ज्यादा मैच्योर और शांत बनना चाहती है। शेरिफ कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि रोना गलत नहीं है। वो बताता है कि लोग सिर्फ दुख से नहीं बल्कि अपने कंट्रोल से बाहर होने वाली भावनाओं से भी रोते हैं। वो अपने अतीत को याद करता है और कहता है कि लोग धीरे धीरे रोने की क्षमता खो देते हैं, जो उन्हें मजबूत होने से रोकता है। वो सेका से कहता है कि रोना छोड़ने की बजाय उसे ये सीखना चाहिए कि क्या चीज उसके दिल को छूती है। सेका ये सुनकर भी रोने लगती है। तभी री वहां आती है और जब उसे पता चलता है कि उन्हें अभी तक कुछ नहीं पकड़ा, वो नदी में मछलियों को गोली मार देती है और सेका को दे देती है। वो उत्साह से कैंपसाइट पर जाकर सी को देती है। उधर री कहती है कि सेका हमेशा शायरू के साथ खुश दिखती है। वो मानती है कि शायरू वो शख्स है जो दूसरों को आसानी से हंसाया कर सकता है और पार्टी को उसकी मौजूदगी से कई तरीकों से सुरक्षा मिलेगी। शिरू को यह सुनकर शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो वापस जाने का फैसला करता है। री उसे रोकती है और कहती है कि वो अपनी पहचान किसी से न बताए क्योंकि इससे ग्रुप बंट सकता है, और वो उसकी बात मान लेता है। जल्दी ही वे कैंप पहुंचते हैं जहां सी और सीका खाना बना रहे होते हैं। खाना खाते वक्त सीका री की तरह बर्ताव करने लगती है और शायरू सी से पूछता है कि वो अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य के बारे में क्या सोचता है। सी गंभीर हो जाता है और कहता है कि अब भी उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वलेरिया पहुंचना उनका तुरंत लक्ष्य है और ऐसा इस दुनिया और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता है ताकि आगे का प्लान बना सके। शीरू को उसकी सोच से प्रभावित होता है जब अचानक उसे झाड़ियों से आवाज आती है। एक बुरी तरह घायल और थकी हुई औरत जंगल से निकलकर गिर जाती है जैसे ही शीरू की टीम उसे नोटिस करती है। अपनी नींद में औरत सोचती है कि वो पहले कुछ बदमाशों से भाग रही थी। हालांकि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेटेड थी, वो उनसे लड़ नहीं पाई और उसने अपने स्पेशल नोट्स को इसके लिए दोषी ठहराया। पिछले जन्म में वो कम सुंदर थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर एक खूबसूरत लड़की के साथ चला गया था। उसके सर्कल में सबने उसे चिढ़ाया और औरत खूबसूरत लड़कियों से नफरत करने लगी। अचानक उसकी नींद टूटती है और वो कैंप साइट पर सेजी के साथ पाती है जो उसकी देखभाल कर रहा है। वो बताता है कि उन्होंने उसके घाव साफ किए
और पहला इलाज किया। तभी सेका गर्म पानी लेकर आती है उसे साफ करने के लिए, और औरत फ्लिंच करती है क्योंकि उसे उसकी खूबसूरती नापसंद है। ऐसी कहता है कि सेका ने ही उस पर हीलिंग मैजिक की थी, लेकिन इससे औरत का रवैया नहीं बदलता। जब सेका उससे बात करने की कोशिश करती है, वो और इरिटेटेड हो जाती है और सेज से कहती है कि उसे आग के पास ले जाए। सेका को बुरा लगता है, लेकिन शीरू चाहता है कि वो सीखे कि किसी अजनबी की निजता में दखल न दे। साथ ही वो उसे वन आर्म्ड औरत से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता है। पहले जब औरत गिर गई थी, सी ने शीरू से पानी लाने को कहा था। शीरू नदी की तरफ दौड़ा, लेकिन री ने उसे रोका और उसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने बताया कि औरत भी रीइंकारनेटेड है और उसका स्पेशल नोट खतरनाक है। उसने लिखा था कि वो कभी खूबसूरत लड़कियों को माफ नहीं करेगी और उन्हें बेरहमी से मारेगी। दोनों ने सोचा कि वो सेका को निशाना बना रही है। वर्तमान में सजई औरत को कंफर्ट करता है, जो खुद को राया कहती है। वो पूछता है कि क्या उसे खाना चाहिए और वो खुशी से हाँ कहती है, लेकिन जब सेका उसे कटोरा देती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। रिया अपने हथियार की तरफ बढ़ती है, लेकिन री ने पहले ही उसे छुपा लिया था और अब वो उस पर नजर रख रही है। शायरू भी रिया को देखता रहता है ताकि वो कुछ गलत न करे, लेकिन सी और सेका को इसकी भनक नहीं है। सी पूछता है कि रिया को चोट कैसे आई और वो कहती है कि कुछ लोगों ने उनकी पार्टी पर हमला किया और वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई। शायरू सोचता है कि इस कहानी में कितना सच है, लेकिन ऐसी उसे मानता है और उसे वलीरिया तक हिफाजत करने का ऑफर देता है। वो खुश होकर मान जाती है, लेकिन जब सेका उसे अपने पार्टी लीडर पर भरोसा करने को कहती है, वो फिर गुस्से में आ जाती है और अपनी चोटिल बांह को नुकसान पहुंचाती है। सी उसे शांत होने को कहता है, लेकिन रिया कहती है कि उसे नदी जाना है। वो सेका से कहती है कि उसे वहां ले जाए और सी कहता है कि वो खुद ले जाएगा। रिया कहती है कि वो नहाने की प्लानिंग कर रही थी और अगर वो साथ जाए तो वो पक्का परवर्ट होगा। सी शर्मिंदा हो जाता है और सेका मासूमियत से पूछती है कि क्या वो परवर्ट है। इससे सी को इमोशनल डैमेज होता है और वो बेहोश हो जाता है। शीरू उसे संभालने के लिए उठता है, लेकिन रिया कहती है कि अगर वो 10 फीट के अंदर आया तो वो चीखेगी। वो कहता है कि उसे भी उसके पास आने की जरूरत नहीं। तभी री आती है और उसे नदी ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन चूंकि वो झूठ नहीं बोल सकती, वो अपनी हत्या की नीयत छुपा नहीं पाती। शायू चाहता है कि वो कम से कम अपनी नीयत छुपा लेती, क्योंकि इससे रिया डर जाती है और वो सेका को नदी ले जाने की जिद करती है। सेका को कोई दिक्कत नहीं और वो उसका हथियार भी वापस दे देती है ताकि मॉन्स्टर अटैक हो तो बचाव हो सके। शायरू घबरा जाता है क्योंकि इससे सेका को और खतरा हो सकता है, लेकिन री पीछे पीछे जाती है उसे सुरक्षित रखने के लिए। शायरू भी उनके पीछे जाता है, लेकिन एसजी उसे रोकता है। कहता है कि उसे महिलाओं की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। वो कहता है कि रिया खतरनाक है और ऐसी कहता है कि अडल्ट औरत का चार्म सचमुच खतरनाक है। शिव उसे समझाना चाहता है, लेकिन बिना शक पैदा किए वो नहीं जा सकता, तो वो दोनों जगहों के बीच लाइट स्पीड से कूदता है ताकि सेका पर नजर रख सके। सेका को उसकी ब्लरी शक्ल देखकर हैरानी होती है, लेकिन शिरू कहता है कि शायद वो थका हुआ है और उसे भ्रम हो रहा है। वो उसे आराम करने को कहता है और स्लीप स्पेल डालकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो नदी किनारे जाता है और रिया को देखता है, जो अचानक सेका पर तलवार तान देती है। सेका को शौक लगता है और वो पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया। रिया कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और वो अच्छी लड़की है, लेकिन वो अपने स्पेशल नोट्स के खिलाफ नहीं जा सकती। वो सेका को बताती है कि उसने कसम खाई थी कि वो खूबसूरत लड़कियों को मारेगी, क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो अलग अलग एडवेंचर पार्टीज में जाकर खूबसूरत लड़कियों को मारती रही और फिर अगली पार्टी में भाग जाती, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई। वो सेका को कहती है कि आज उसकी बारी है मरने की, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाली होती है, री उसकी तलवार उड़ा देती है, उसे पीछे धकेलती है, और जब वो हथियार लेने की कोशिश करती है, शायरू आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब वो नहीं भाग सकती। तभी एक चमकदार रोशनी सबको चौंका देती है। वे सोचते हैं कि क्या हो रहा है और रोशनी के स्रोत की तरफ देखते हैं, जहां से सेका में बदलाव आया है और वो एक एंजल बन गई है। शायरू को शौक लगता है कि साजी के बाद उनकी टीम में एक और शख्स है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सेका रिया की तरफ तैरती है और कहती है कि अब और दुख की जरूरत नहीं। रिया उसे दूर रहने की धमकी देती है, लेकिन उसकी कटी बांह बहुत दर्द करने लगती है और वो गिर जाती है। सेका पूछती है कि क्या वो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है और आरी कहती है कि नहीं,
लेकिन वो अपने स्पेशल नोट के खिलाफ नहीं जा सकती। शिरू उस गरीब लड़की पर तरस खाता है जो अपने नोट्स की वजह से जेफरी डामर बन गई, लेकिन सेका मानती है कि इसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए। वो रिया की तरफ तैरती है जो उसके हाथ झटक देती है। फिर सेक प्रार्थना करती है कि वो नुकसान करना बंद करे। अचानक उसके हाथों से रोशनी निकलती है और रिया की कटी बांह तुरंत फिर से बन जाती है। वो अपने हाथ देखकर भावुक हो जाती है और शीरू को हैरानी होती है कि भगवान होने के बावजूद वो ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता। सेका अचानक बताती है कि उसने स्पेशल नोट्स में लिखा था कि अगर उसके दोस्तों को दर्द हो तो वो एंजल बनकर उन्हें ठीक करे और जो खो गया उसे वापस लाए। रिया रोने लगती है जब उसे पता चलता है कि सेका उसे दोस्त मानती है। फिर सेका अपने पिछले जन्म की बात करती है। वो कहती है कि उसके चेहरे पर भयानक निशान था और एक आंख भी खो चुकी थी। वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा झेले। वो मानती है कि वो रिया के इमोशनल दर्द को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन साथ मिलकर रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन रिया उसे दूर जाने को कहती है और उसे अगली कहती है। अचानक उसे अपनी हालत का हल दिखता है और वो कहती है कि सेका का रोता हुआ चेहरा अगली लगता है, इसलिए वो उसका निशाना नहीं रही। वो भाग जाती है, सेका को कंफ्यूज और दुखी छोड़कर। रिया का पीछा करती है कि वो क्या करेगी। फिर सेका अचानक अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौटती है और गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि शैरू उसे पकड़ लेता है। उधर रिया एक सुनसान जगह ढूंढती है और पेड़ पर कुछ लिखती है। फिर अपनी तलवार चेहरे की तरफ ले जाती है, लेकिन शैरू वक्त पर पहुंचता है और तलवार को झटक देता है, क्योंकि आर ने उसे बताया था कि वो अपनी आंखें खराब करने की कोशिश कर रही है ताकि उसके नोट्स काम न करें। राया पूछती है कि क्या वो उसे मारने आया है, लेकिन शायरू कहता है कि वो इतना नीचे नहीं गिरा। वो बताता है कि अगर वो अपनी आंखें चोटिल करेगी, सेका दुखी होगी, लेकिन उसे उसकी वजह समझ आती है। तो वो उसे एक डील ऑफर करता है जिसमें वो अपनी विजन खोएगी लेकिन आंखें सुरक्षित रहेंगी। रिया पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और शिरू उसे अल्टीमेट डार्क एलिमेंट स्किल 5 फिंगर अंडरवर्ल्ड सील दिखाता है, जो 5 इंद्रियों में से एक को सील कर सकता है और बदले में उसे मजबूत बनाएगा। वो पूछती है कि वो ऐसा कौन है जो इतने ताकतवर स्पेल जानता है, और शीरू मजाक में कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है जो खाने की कमी में है। वो बताता है कि ये स्पेल उसके पास सबसे अच्छा ऑफर है जो उसे अंधा करेगा लेकिन आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आगे कहता है कि ये स्पेल तब तक रहेगा जब तक कोई पावरफुल लाइट एलिमेंट स्पेल इसे तोड़ न दे, तो शायद ये जल्दी खत्म नहीं होगा। रिया पूछती है कि वो सेका के लिए इतना क्यों कर रहा है, और उसका सबसे साफ अंदाजा है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है। शिरू कहता है कि वो इतना सतही नहीं है और बताता है कि उसने अपने स्पेशल नोट्स में थोड़ी गलती कर दी थी। पहले वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, न ही अपनी पार्टी पर, लेकिन सेक्को ने उसकी अगली शक्ल के बावजूद उससे अच्छा बर्ताव किया, तो वो बस उसका कर्जा चुकाना चाहता है। रियरा कहती है कि अच्छी पार्टी में होना कितना अच्छा होगा और शेरू उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, क्योंकि ऐसी उसके हालात सुनकर उसे स्वीकार करेगा। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने बहुत पाप किए हैं और अब वो अपनी राह बनाना चाहती है। फिर भी वो उसकी डील मान लेती है और शेरू उस पर स्किल इस्तेमाल कर देता है। बाद में वो सीका के पास लौटता है जो अब जाग चुकी होती है। वो उसे बताता है कि उसकी शक्ति ने रिया की बांह फिर से बना दी और वो खुश हो जाती है कि वो अब और लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन शायरू कहता है कि इस शक्ति को सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत कीमती है। उसे समझ नहीं आता तो वो बताता है कि कहानियों में चोर कीमती चीजें चुराते हैं और ये भी वही कैटेगरी में आती है। सिका को थोड़ा दुख होता है और शिरू कहानी को मजबूत करता है कि रिया ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो सुंदर है। वो कहता है कि उसे ऐसे खतरनाक लोगों से बचना चाहिए और सिका पूछती है कि क्या करे। वो कहता है कि हर किसी पर शक न करे, लेकिन उनके बर्ताव पर ध्यान दे कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। सेका को यह सुनकर उत्साह होता है और शायरू कहता है कि अगर वो सावधानी के बावजूद किसी खतरनाक शख्स से टकराए तो जोर से उसका नाम पुकारे, वो तुरंत मदद के लिए आएगा। वो कहता है कि वो 1-2 बार फेल हो सकती है क्योंकि वो उसका बैकअप लेगा और वो भावुक हो जाती है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और डील को हैंडशेक से सील करने की बात करती है, जानते हुए कि इससे उसे बहुत दर्द होगा। शिरू फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे तेज दर्द होता है लेकिन वो कोशिश करता है। उसने अपनी ताकत को रोक कर रखा ताकि वो उसका हाथ न कुचल दे। अगले दिन शेरू ने सी को बताया कि रिया पिछले रात चली गई और उसने जाने से पहले सिक्का के लिए एक मैसेज छोड़ा।
सी ने पूरी पार्टी को अपने साथ पेड़ के पास ले गया जहां रिया ने पिछले रात अपना मैसेज लिखा था। मैसेज में उसने सेक्का का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके शारीरिक और भावनात्मक घावों को ठीक किया और वादा किया कि अगर वो फिर मिले तो मदद करेगी। मैसेज पढ़कर सेका भावुक हो गई और सी को लगा कि उन्हें उसे विदा करने के लिए कम से कम देखना चाहिए था। लेकिन शेरू ने कहा कि रिया खुश होकर गई थी और उसने कहा कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगी। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा वालियरिया शहर की तरफ फिर शुरू की। सी और सुल्का नए जगह जाने को लेकर उत्साहित होने लगे। वहीं री ने शेरू के साथ पिछले रात की बात याद की। शेरू ने उसे बताया कि उसने रिया की आंखें इसलिए ले लीं ताकि वो अब लड़कियों पर हमला न करे। री को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे सेक्का के बदलाव पर भी हैरानी हुई क्योंकि उसके खास नोट्स में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ सी के खास नोट्स में उसके बदलाव की प्रक्रिया का बहुत डिटेल और शर्मिंदगी भरा वर्णन था जो याद करके री को डर सा लग गया। हालांकि शेरू ने उसे कहा कि उसे पूरी लिखित रिपोर्ट चाहिए क्योंकि वो जानना चाहता है कि सी में कोई कमजोरी तो नहीं जो भविष्य में परेशानी बन सकती है। री को ये काम सुनकर शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने मान लिया। शेरू ने कहा कि वो इसमें जल्दी नहीं करे, बस तब तक कमजोरियां बता दे जब सी अपना फैसला कर ले। उसने री को वो वक्त याद दिलाया जब सी ने कहा था कि वो दुनिया खुद देखेगा और फिर अपनी यात्रा का लक्ष्य तय करेगा। शेरू के पास एक बेहतरीन लक्ष्य का आइडिया था। वो मानता था कि सी को राजा बनना चाहिए क्योंकि स्कैमर कायोहिरो ने उसे बताया था कि यहां तक दूसरी दुनिया के लोग भी राजा बन सकते हैं। उसने री से कहा कि सेक्का एक मासूम इंसान है जो असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन सी दुनिया की स्याह सच्चाई जानता है, फिर भी उसका दिल साफ है। उसका मानना था कि अगर सेजी एक राज्य पर राज करे तो सेक्का जैसे मासूम लोगों की मदद हो सकती है। री ने जवाब दिया कि शेरू भी ऐसा कर सकता है। उसने कहा कि अपनी कम आय दर की वजह से उसका देश सबसे गरीब होगा, ऊपर से वो लीडर बनने के लिए बना ही नहीं। दूसरी तरफ सी में एक करिश्मा है जो लोगों को उसके पीछे चलने को मजबूर करता है और वो किसी भी हालत में उन्हें अच्छे से लीड कर सकता है। वर्तमान में शेरू और री एक टीम है जिनका लक्ष्य बाकी दो पार्टी मेंबर्स से अलग है। शुरुआत में वो चाहते हैं कि सी और सेक्का जितना हो सके लेवल अप करें, और ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप है। सी ने सबको कहा कि वो मॉन्स्टर ग्रुप को तोड़कर शहर के गेट तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगे सी अचानक रुक गया और बोला कि उसे अपने जूते की लेस बांधनी है। उसके जूते में उतनी लेस हैं जितने मेरे बैंक अकाउंट में 0। फिर भी सेक्का ने उसे माना और आगे दौड़ गई। शेरू ने उसका पीछा किया और हवा की दीवार बनाकर उसे मॉन्स्टर से बचाया। फिर पीछे मुड़कर देखा कि सेजी गोकू की तरह चीख रहा है ताकि वो अपने सुपर सायन एंजल फॉर्म में बदल सके। शेरू को लगा कि लेस बांधने का बहाना सिर्फ इसके लिए था, लेकिन फिर उसे याद आया कि सी के कपड़े हर बार बदलाव के साथ फट जाते हैं और वो सस्ते नहीं हैं। शुक्र है सी को भी ये याद आया। उसने अपने महंगे कपड़े उतारे, उन्हें अच्छे से मोड़ा और फिर से चीखना शुरू किया। इस बीच शेरू ने साइका को लेवल अप करने का प्लान बनाया। वो जल्दी कुछ खंडहरों में शरण लेने की जगह ढूंढा, लेकिन मॉन्स्टर दीवारें चढ़ने लगे। री ने सुझाव दिया कि उन्हें नीचे धकेल दें और सेक्का ने उसकी सलाह मानी। शेरू ने सर्वशक्तिमान भगवान का आशीर्वाद दिया जिससे उनकी ताकत बढ़ गई और उन्हें कोई दिक्कत न हुई। उसने फैसला किया कि बिना मॉन्स्टर मारे जंग को जितना हो सके टाल दे। इसलिए उसने कीचड़ से गोलेम बनाए जो मॉन्स्टर से सुरक्षित लड़ाई करें। फिर वो मुड़कर देखा कि सेजी कहाँ है। उसे निराशा हुई कि वो अभी भी चीख रहा है क्योंकि उसे गुस्से की जरूरत है बदलाव के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं था। अचानक उसे वो वक्त याद आया जब एक इंटर्न ने उसके जूते पर पैर रखा और उस गुस्से को चैनल कर वो बिना कपड़े फाड़े बदल गया। वो नीचे की तरफ दौड़ा और शेरू सोचने लगा कि आखिर उसके पंखों का क्या फायदा है। सेजी खंडहरों पर चढ़ गया जहां बाकी पार्टी थी और री को उसकी अजीब हरकतें देखकर क्रिंज अटैक आ गया। उसने खुद को वॉन्डरिंग एडवेंचरर हीरो अल्डाइन बताया और नीचे कूदकर अपनी खास ताकत से मॉन्स्टर खत्म कर दिए। सेका उससे बहुत प्रभावित हुई, लेकिन री को उसकी अजीब हरकतें देखकर उल्टी आने को हुई। इस बीच सेजी छोटे मॉन्स्टर से लड़ता रहा, लेकिन जब उसे एक विशालकाय रॉक गोलेम का सामना हुआ तो उसने अपनी ताकत बंद कर दी ताकि बाद में ऑनरा फार्म कर सके। इसके बाद उसने सारे मॉन्स्टर खत्म कर दिए और गायब हो गया, फिर अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आया। सेका को शक तक नहीं हुआ कि सेजी ही अल्डाइन था और उसने उसे बताया कि हीरो कितना कूल था।
उसे सुनकर सेजी खुश हुआ और चाहा कि बाकी भी उसकी तारीफ करें। शेरू सोचने लगा कि क्या सच में इस नार्सिसिस्टिक इंसान को राजा बनाना सही होगा। जल्दी ही वो वालियरिया शहर पहुंचे और वहां कई सरप्राइज मिले। शहर का चौराहा जीवंत और खुशहाल लोगों से भरा था और शहर के केंद्र में एक बड़ा कासल था। लेकिन हैरानी की बात थी, एक जॉब सेंटर जो कासल के बगल में था, और शेरू को उन कॉरपोरेट स्लेव्स पर बहुत तरस आया जो वहां घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने सामान ले जाने वाले जानवर को शेड में लौटा दिया, लेकिन आदमी ने सेजी से कहा कि वो दूसरे जानवर को नहीं ले जा सकता। शेरू तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसे जानवर कहे जाने से उसे गुस्सा आ गया और आदमी उसकी नजर से डर गया। तभी सेका ने एक जानवर देखा जो शेरू जैसा दिखता था और वो भी हैरान हुआ। हालांकि सेका को वो क्यूट लगा, लेकिन ये बात करने लायक नहीं क्योंकि उसे सब कुछ क्यूट लगता है। इसके बाद उन्होंने शहर की खोज शुरू की और साका हर छोटी चीज से डिस्टर्ब हो रही थी। शेरू सोचने लगा कि ये दुनिया शांत और खुशहाल लगती है, लेकिन उनके जैसे दूसरी दुनिया के लोगों के लिए कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मॉन्स्टर पैसे नहीं छोड़ते और उन्हें पैसों की सही आमदनी ढूंढनी होगी ताकि वो अच्छे से जी सकें। शेरू सोचता है कि अगर वो अपनी सर्वशक्तिमान ताकत का इस्तेमाल करे तो सब आसान हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि ये तरीका उसके मासूम साथियों के लिए नुकसानदायक होगा और उसे चालाकी से काम लेना होगा। रात में वो एक इन में रुके और सेजी ने शेरू को बताया कि उसने शहर में पूछा और जाना कि यहाँ पैसे कमाने के लिए जॉब ढूंढनी होगी। शेरू को यह सुनकर निराशा हुई कि दूसरी दुनिया में भी जॉब की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन सेजी ने उसे डिटेल्स दी। उसने कहा कि यहाँ 2000 आरे महीने की सैलरी ठीक मानी जाती है। शेरू ने पूछा कि क्या मॉन्स्टर मारने का कोई इनाम नहीं, जैसा कल हुआ था। सेजी ने कहा कि जब तक उन्हें मॉन्स्टर हंट का क्वेस्ट न मिले उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। शेरू को याद आया कि जॉब सेंटर में कुछ हाई पेइंग जॉब्स थे। उसे एक डिटेक्टिव असिस्टेंट की जॉब याद आई जो 10,000 रास महीने देती थी, और एक कचरा साफ करने की जॉब थी जो 28,000 रास महीने देती थी। उसने सेजी को ये जॉब्स बताई और कहा कि ये संदिग्ध लगते हैं क्योंकि इनके लिए कोई एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसे डर था कि सिक्का इन जॉब्स में फंस सकती है और उसे इनसे दूर रखना होगा। सेजी ने उसकी बात मानी और कहा कि साधारण जॉब्स से तो नॉर्मल जिंदगी ही मिलेगी, लेकिन हाई पेइंग जॉब्स या तो शक के दायरे में हैं या फिर बहुत एक्सपीरियंस चाहते हैं। अचानक सेजी को एक आइडिया आया और उसने शेरू से पूछा कि वो कसीनो जाने के बारे में क्या सोचता है। शेरू को सुनकर हैरानी हुई कि उनका हीरो भी जुआ खेलना चाहता है, लेकिन सेजी ने कहा कि वो सिर्फ जानकारी जुटाना चाहता है। उसने कहा कि बाजार में तो सिर्फ आम लोग मिले जो आमदनी करते हैं, लेकिन कसीनो में जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो अनोखी जॉब्स करते हैं या बहुत पैसे कमाते हैं। उसका मानना था कि जानकारी उनके लिए सबसे बड़ी करेंसी है और वो इसे इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी पार्टी बिना चिंता के जिंदगी बिता सके। शेरू को उसका प्लान पसंद आया और अगली रात पूरी पार्टी एक ग्रैंड कसीनो की तरफ चली गई। सेका ने तुरंत अपनी किस्मत आजमाई और वेट्रेस ने शेरू को ड्रिंक रिफिल ऑफर की, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे घिन आई। कसीनो के बाकी ग्राहक भी वहीं थे, लेकिन शेरू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। भाग्यवश सेको ने अपनी पहली जुआ खेली और जीत गई, जिससे वो बहुत उत्साहित हो गई। दूसरी तरफ सेजी लोगों से बात करके जानकारी जुटा रहा था और री अपने तरीके से यूजफुल चीजें ढूंढ रही थी। इस बीच सेका ने अगले राउंड में सब कुछ लगा दिया और पहली जीत के सारे पैसे हार गई। वो थोड़ा और खेली, लेकिन फिर भूख लगने पर ब्रेक लेकर बर्गर खाने चली गई। शेरू ने पूछा कि उसने कितने पैसे खर्च किए और उसने बताया कि करीब 20,000 रास, जिससे शेरू के बाल उड़ गए। तभी कसीनो का मैनेजर काजा सेक्का के पास आया और बोला कि उसने उसकी खेल देखी थी और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस जानना चाहता है। सेक्का ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो अमीर है और शेरू घबरा गया क्योंकि उसे रोकना चाहिए था। काजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वो सेक्का की तारीफ करने लगा। उसने पूछा कि क्या वो उसके ऑफिस में प्राइवेट बात कर सकती है, और सेक्का ने सिर्फ तभी हाँ कहा जब शेरू को भी बॉडीगार्ड के तौर पर आने दिया गया। ऑफिस में एक नौकर ने सेक्का के लिए हॉट कोको लाया। शेरू ने कमरे को चेक किया और सोचा कि कसीनो से बहुत पैसे आते हैं। अचानक काजा ने सेक्का की तारीफ शुरू की और कहा कि उसे उसकी बिना हिचक सब लगाने की हिम्मत ने प्रभावित किया। उसने कहा कि अमीर लोगों को ऐसे ही जुआ खेलना चाहिए। सेक्का को यह सुनकर अच्छा लगा। काजा ने उसे बताया कि वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके पास एक खास ऑफर है। उसने एक गोल्डन एक्स्ट्रा स्टेज पास दिखाया जो सेक्का को कसीनो में वीआईपी बनाएगा
और उसे आम ग्राहकों के लिए भी रोमांचक खेलों में एक्सेस देगा। उसने कहा कि आमतौर पर इसमें 20,000 रास की फीस लगती है, लेकिन सेक्का के लिए वो इसे माफ कर देगा। सेक्का को ऑफर लुभाया, लेकिन उसने कहा कि अगले साल मेंबरशिप चार्ज देना होगा। शेरू को गर्व हुआ कि आखिरकार सेक्का को शक होने लगा, लेकिन काज्जा एक चालाक इंसान था जो अभी रुकने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसकी मेंबरशिप फीस पूरी जिंदगी के लिए माफ होगी, क्योंकि वो उसे वीआईपी बनाना चाहता है। सेक्का ने पूछा कि उसमें ऐसा क्या खास है, और उसने जवाब दिया कि उसकी जुआ शैली ने उसे प्रभावित किया और वो उसे और जुआ खेलते देखना चाहता है। सेक्का लुभाई गई और शेरू से पूछा कि क्या करे। शेरू को लगा कि सिर्फ मेंबरशिप कार्ड लेने में हर्ज नहीं, लेकिन उसने सुझाव दिया कि पहले सेजी से बात करे। सेक्का को ये आइडिया पसंद आया और काज्जा ने कहा कि वो सेजी से भी बात करना चाहेगा अगर वो अमीर है। सेक्का ने कहा कि सेजी अमीर है, लेकिन उतना नहीं जितना वो, और शेरू को उसकी भविष्य की चिंता होने लगी। जल्दी ही वो कमरे से बाहर आए और सेक्का ने कहा कि मैनेजर बहुत अच्छा था। तभी री चिंतित चेहरा लिए आई। सेक्का सेजी को ढूंढने चली गई और शेरू री से बात करने रुक गया, जिसके पास काज्जा के बारे में परेशान करने वाली खबर थी। उसने कहा कि काज्जा भी उनके जैसा रीइंकारनेटर है। उसके खास नोट्स में लिखा था कि वो अब किसी से धोखा नहीं खाएगा और सारे अमीर लोगों को खत्म करेगा। उसने कसम खाई कि वो उन्हें लूटेगा और नर्क में धकेल देगा। री को शक था कि शेरू भी उसकी चालों से नहीं जीत सकता। जल्दी ही ग्रुप इनमें लौटे और साका ने सबको काज्जा के बारे में बताया। सबने माना कि वो संदिग्ध लगता है और सेक्का को निराशा हुई। सेजी ने शेरू की राय पूछी और उसने कहा कि काज्जा लोगों को खास महसूस कराने और धोखा देने में माहिर है। उसे खुशी हुई कि सेक्का उसके झांसे में नहीं आई, लेकिन कई लोग फंस सकते हैं। इसके बाद सेजी ने अपनी रिपोर्ट शेयर की। उसने कहा कि उसने जॉब सेंटर से हाई पेइंग जॉब्स लेने वालों से बात की। हैरानी की बात यह थी कि सारी जॉब्स कसीनो तक ले गईं और किसी का टेस्ट पास नहीं हुआ। सिर्फ एक शख्स काई का दोस्त डिटेक्टिव असिस्टेंट की जॉब पा सका, और उसका काम कसीनो में खर्च करने वालों को ढूंढना था। कहानी तब और डरावनी हुई जब सेजी ने बताया कि काई का दोस्त लंबे समय से गायब है। उसके घर गया तो घर गायब था और प्लॉट बिकाऊ था। उसका फैमिली रजिस्टर भी गायब था और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं ली, मानो वो कभी था ही नहीं। शेरू को यकीन हो गया कि काज्जा इसके पीछे है। उसने देखा कि री कुछ बताने को घबराई हुई है, तो उसने इशारा किया कि वो जो भी कहे वो उसका साथ देगा। री को राहत मिली और उसने सेजी को कसीनो के पिछले गेट के पास मिली एक चीज दी। सेजी और शेरू ने कपड़ा हटाया तो एक इंसानी उंगली देखकर घबरा गए और सेक्का को देखने से रोक दिया। री ने बताया कि वो पिछले गेट के पास थी जब एक आदमी कुछ ढो रहा था और उंगली उसकी बोरियां से गिर गई। पास जाकर उसे समझ आया कि ये क्या है और उसे सोचना पड़ा कि उंगली ले या उसका पीछा करे। सेजी ने कहा कि उसने सही किया, क्योंकि अकेले पीछा करना खतरनाक होता। अब उसे यकीन हो गया कि कसीनो में कुछ गड़बड़ है और उन्हें और पता लगाना होगा। सेक्का ने तुरंत अंडरकवर जाने की पेशकश की, क्योंकि काज्जा ने उसे चुना था। री और शेरू ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक है क्योंकि अमीर लोग निशाना हैं, लेकिन सेक्का गुस्से में बोली कि काज्जा ने दूसरों को धोखा और नुकसान पहुंचाया, उसे हर हाल में रोकना होगा। शेरू ने सेजी से उसे रोकने को कहा, लेकिन सेजी भी उत्साहित हो गया, जिससे री और शेरू हैरान रह गए। बाद में दोनों बाहर बात करने गए और शेरू ने री से काज्जा की स्किल्स के बारे में पूछा, क्योंकि उसने कहा था कि सर्वशक्तिमान भी उसे नहीं हरा सकता। री ने बताया कि सब नहीं दिखा, लेकिन एक स्किल थी जो सारी झूठ पकड़ती थी और शायद बाकी स्किल्स को ट्रिगर करती थी। उसका स्टेटस विंडो बहुत अजीब था, मानो कई बार काट छांट की गई हो। उसने सावधान रहने को कहा और शेरू ने अपनी रोब डालकर उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा कि पैसे कमाने गए थे, लेकिन एक बुरे इंसान से टकरा गए, अब उसे रोकेंगे। री ने सहमति जताई और अपने खास नोट का एक डिटेल बताया। उसने लिखा था कि अगर सच्चा बुराई सामने आए तो वो नर्क की दूत बनेगी और उसे अंधेरे में खींच लेगी। शेरू को यह सुनकर झटका लगा जब वो आंशिक रूप से बदल गई। अगली रात सेक्का ने फैंसी ड्रेस पहनी और मॉडल की तरह चलते हुए कसीनो की तरफ बढ़ी। उसने शेरू को बताया कि सच जानने के लिए एक्ट करना जरूरी है। वो मानती थी कि शेरू और री ने उसे सच छुपाने का तरीका सिखाया है, बिना झूठ बोले। कसीनो पहुंचकर काज्जा ने उनका स्वागत किया और पूछा कि क्या सेक्का ने उसके ऑफर का जवाब सोच लिया। उसने कहा कि अगर वो उसे एंटरटेनिंग गेम दिखाए तो वो मेंबर बनेगी। काज्जा खुश हुआ
और उन्हें वीआईपी अंडरग्राउंड एरिया में ले गया। शेरू जानता था कि काजा झूठ पकड़ सकता है, इसलिए कम से कम जानकारी देना बेहतर था। उन्होंने सिर्फ सेक्का का नाम वीआईपी पास के लिए दिया। शेरू सोच रहा था कि आगे क्या करें। तभी काजा ने पूछा कि सेका आज कितना खर्च करने वाली है और सुझाव दिया कि शायद 1 मिलियन रास। सेका ने पूछा कि क्या वो उसे कम आंक रहा है और काजा का मूड खराब हो गया। उसने उन्हें वीआईपी जोन में ले जाया, जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सेका को वहां का वाइब पसंद आया और काजा ने एक कर्मचारी कार्डो का परिचय कराया। कार्डो ने खुद को पेश किया, लेकिन फंस फंस कर समझाने लगा। शेरू को लगा कि कार्डो नया है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। काजा ने पूछा कि क्या वो भी जुआ खेलेगा, और शेरू को लगा कि वो उससे जानकारी निकालना चाहता है। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, जो सच था। शेरू ने अपनी डायनामिक विजन स्किल चालू की ताकि कमरे में हो रही हर चीज देख सके। उसने एक जासूस को नोट्स लेते देखा, जिसमें सेइका को फ्लैशी लड़की बताया गया था, जिसका बजट 1 मिलियन से ऊपर है। अचानक काजा ने पूछा कि क्या वो मजबूत है, और शेरू ने वाग्य जवाब दिया जो उसका लेवल छुपाए। काजा ने उसके स्टेट्स के बारे में पूछा, और शेरू ने कहा कि उसने स्किल पॉइंट्स बिना सोचे बांटे, जिसमें मैजिक डिफेंस में बहुत जीरो हैं। ये झूठ नहीं था, क्योंकि ट्रिलियन में तो कई जीरो होते हैं। जासूस ने लिखा कि शेरू ने वॉरियर जैसे गुणों में पॉइंट्स लगाए और मैजिक डिफेंस उसकी कमजोरी है। तभी एक कर्मचारी आया और काजा को बुला ले गया। काजा ने सेइका से कहा कि उसे जाना होगा और पूछा कि क्या वो मॉन्स्टर बैटल जैसे रोमांचक गेम देखना चाहेगी। सेइका ने सोचने की बात कही। काजा चला गया और कार्डो को उसकी देखभाल सौंपी, जो अभी भी घबराया हुआ था। शेरू ने पेट दर्द का बहाना बनाया और कार्डो से वॉशरूम पूछा। कार्डो उसे ले जाने लगा, लेकिन सेइका ने उसे रोका और कहा कि ग्राहकों पर ध्यान दे। शेरू ने मौका देखकर कसीनो की खोज शुरू की। उसने एक गार्ड की एनर्जी निकालकर उसे बेहोश किया और चमगादड़ बन गया। वो काजा को ढूंढने लगा और उसे एक सीक्रेट रूम में घुसते देखा। उसने जल्दी कमरे में घुसकर एक पोर्टल खोला जो उसे सेका के पास ले जाए। देखा कि वो ठीक है, तो ध्यान उस अजीब मूर्ति पर गया। काजा मूर्ति के पास गया और अपने माता पिता से बात करने लगा। उसने कहा कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ है। वो कभी अमीर नहीं थे, लेकिन ईमानदारी की जिंदगी जीने की सीख दी। लेकिन ये ईमानदारी उनकी जान ले गई जब उन्होंने अपनी जमीन बड़े कॉरपोरेशन को देने से मना कर दिया। कॉरपोरेशन ने ट्रक उनकी घर में घुसेड़ दिया, जिससे दोनों मर गए। इसके बाद काजा पूरी तरह बदल गया। वो एक हत्यारा बन गया और अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों का शिकार करने लगा। मिशन पूरा होने के बाद उसने खुदकुशी का सोचा, लेकिन तभी उसे इस दुनिया में आने का मौका मिला। उसे लगा कि ये उसके माता पिता ने भेजा है। इस दुनिया में भी उसने अमीरों को गरीबों पर हावी देखा और उन्हें दर्द देने का मिशन बनाया, ताकि वो अपनी चाहतों से आजाद हो सकें। उसने माता पिता से देखते रहने को कहा और शेरू को समझ आया कि उसकी जिंदगी का बस यही मकसद है। तभी कार्डो और दूसरा कर्मचारी आए और कहा कि सेक्का तमाशा कर रही है और जाना चाहती है, क्योंकि यहां कुछ रोमांचक नहीं है। काजा ने हंसी उड़ाई और कहा कि शायद हाई एक्सचेंज रेट से डर गई। उसने स्ट्रैटेजी नंबर 13 इस्तेमाल करने को कहा। दोनों कर्मचारी तैयार हुए, लेकिन काजा ने दूसरे को रोका क्योंकि उसने झूठ बोला। उसकी स्किल एक्टिव हुई और उसने उसकी सारी लाइफ फोर्स निकाल ली, जिससे वो मर गया। उसने एक गुंडे को कचरा हटाने को कहा और कार्डो से पूछा कि क्या वो समझा। कार्डो घबराया हुआ बोला कि स्ट्रैटेजी नंबर 13 का मतलब है कि आज सेक्का को जीतने देना, ताकि वो लत लग जाए। काजा ने उसे सराहा और कहा कि उसे ईमानदार लोग पसंद हैं। कार्डो घबराते हुए चला गया। शेरू को काजा की ताकत का और पता चला। वो सेका के पास लौटा, जो काजा की स्ट्रैटेजी के मुताबिक जीत रही थी। लेकिन शेरू का ध्यान भटका क्योंकि उसने किसी की मौत देखी थी। अचानक सेका ने उसे ध्यान देने को कहा, क्योंकि उसने 6 बार लगातार जीत हासिल की। शेरू ने पूछा कि उसने कितना जीता, और उसने बताया कि 2 मिलियन रास। कार्डो और डीलर घबराने लगे क्योंकि सेका अगले राउंड में सारा पैसा लगा रही थी। कार्डो ने उसे समझाया कि हर बार सब लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन सेका बोली कि यही उसका स्टाइल है। कार्डो को कसीनो डूबने का डर सता रहा था, इसीलिए वो काजा को रिपोर्ट करने चला गया। शेरू फिर गहरे विचारों में डूब गया। उसे लगा कि उसकी आय का हिस्सा निकालने का नियम कसीनो चिप्स पर लागू नहीं होता। तभी काजा आया और सेका की जीत की बधाई दी।
शेरू ने काडो का सूझा चेहरा देखा और काज्जा ने कहा कि ऐसी प्रतिभाशाली जुआरियों को और बेहतर गेम खेलना चाहिए। सेक्का को उत्सुकता हुई और काज्जा ने कहा कि अब उसे कोलिजियम ले जाएगा, जो वीआईपी स्टेज से भी खास है। वो और गहराई में गए और एक अंडरग्राउंड एरिना में पहुंचे, जहां जादुई जानवरों को जेलों में रखा था। काज्जा ने कहा कि मॉन्स्टर बैटल उसका कसीनो का सबसे बड़ा गेम है, जिसमें सेक्का पैसे लगा सकती है और जानवर उसके लिए लड़ेंगे। सेक्का को यह सुनकर चिंता हुई और एक मॉन्स्टर की दहाड़ ने उसे डरा दिया। काज्जा ने जानवर को शांत किया और शेरू ने पूछा कि ये कहां से आया, क्योंकि उसने जंगली में ऐसा नहीं देखा। काज्जा ने कहा कि ये कसीनो में बनाए गए खास मॉन्स्टर हैं। शेरू को यह सुनकर हैरानी हुई। काज्जा ने सेक्का से पूछा कि क्या वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो घबराई हुई थी। शेरू ने फैसला किया कि घर जाने का वक्त है। उसने सेजी का बहाना बनाया और सेक्का ने काज्जा से कहा कि आज वो घर जाएगी और सेजी को इन गेम्स के बारे में बताएगी। काज्जा उसे रोक नहीं सका और काडो को उसे बाहर ले जाने को कहा। लिफ्ट में सेक्का ने काडो का सूझा गाल देखा और उसे ठीक करने के लिए अपनी हीलिंग मैजिक यूज की। काडो की नजर बदल गई और उसने सेक्का को भागने को कहा, कभी कसीनो न लौटे। शेरू सोच में पड़ गया कि क्या ये सही है। काज्जा उसकी जान के पीछे पड़ा है। वो उसे बताता है कि कई अमीर लोग और उसके कई साथी उसकी वजह से मरे हैं और वो खुद भी किसी भी वक्त अपनी जान गंवाने से डरता है। शेरू उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन काडो नहीं भाग सकता क्योंकि काज्जा के पास उसकी सारी जानकारी है। वो उन्हें बाहर जाकर कैसिनो की सच्चाई फैलाने को कहता है ताकि एक दिन कोई हीरो आकर इसे खत्म कर सके। और उसकी ये इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है जब सी, जिसे हीरो एल्डिन भी कहते हैं, री के साथ वहां पहुंचता है। सेक्का को देखकर हैरानी होती है कि ये दोनों साथ हैं और डरी हुई री कहती है कि वो दोनों तब मिले जब वो दोनों इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। काडो को आंसू आ जाते हैं जब उसे सच में हीरो दिखता है और सी उसे ढांढस बंधाता है। फिर वो कैसिनो मैनेजर से निपटने का फैसला करता है। शेरू साथ जाने को तैयार होता है और सी अपनी पंखों को अंदर करके लिफ्ट में फिट हो जाता है। काडो भी साथ आता है और बताता है कि काज्जा को लोगों की जिंदगी और स्किल्स चुराने का हुनर है, जो उसे झूठ बोलते हैं। जब वो वीआईपी फ्लोर पर पहुंचते हैं, काडो ग्राहकों से चिल्लाकर बाहर जाने को कहता है, क्योंकि बेसमेंट में राक्षस आजाद हैं और वो हमला कर सकते हैं। ग्राहक घबराकर भागने लगते हैं और कर्मचारी स्थिति संभाल नहीं पाते। काडो फिर सी और शेरू को बेसमेंट ले जाता है, लेकिन दूसरा कर्मचारी उनकी लिफ्ट ले लेता है और काज्जा को चेतावनी देने नीचे चला जाता है। काडो घबराता है क्योंकि अब उनके पास नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सेक्का अपने फरिश्ते रूप में वहां आती है। सी उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे कभी अपने एलियन रूप में नहीं देखा। वो पूछता है कि वो आखिर है कौन, और साका शेरू से उसकी पहचान गुप्त रखने को कहता है। वो खुद को एल्कारोन, सूरज की कन्या बताती है और कहती है कि वो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकती है और जंग में मदद कर सकती है। सी को उसकी टीम में खुशी होती है और शेरू सोचता है कि दोनों एक ही तरंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसे 2 डुलू कॉस्प्लेयर्स से नहीं बल्कि 3 से निपटना है। तभी री वहां शैतान के रूप में आती है और शेरू को उसकी सच्ची पहचान समझने में वक्त लगता है। वो उससे पूछने ही वाला होता है कि री उसे हवा से हथियार बनाकर मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई उसकी पहचान जाने, लेकिन सी को उसका हथियार ज्यादा पसंद आता है। री कहती है कि वो अपनी कल्पना से हथियार बना सकती है। इससे सेक्का और सी प्रभावित होते हैं और खुश री सबको हथियार देती है। तभी लिफ्ट वापस आती है और पार्टी अंदर चली जाती है। काडो भी साथ आना चाहता है, लेकिन सी उसे बाहर निकलने को कहता है। शेरू थोड़ा स्मार्ट तरीके से कहता है कि वो कैसिनो की गलतियों के सबूत इकट्ठे करे ताकि सरकार के उस दफ्तर का कनेक्शन उजागर हो सके जिसने उसे इतना ताकतवर बनाया। काडो ये मिशन ले लेता है और शेरू की पार्टी बेसमेंट की ओर चली जाती है। शेरू सबको सावधान रहने को कहता है और कहता है कि काज्जा से वो खुद निपटेगा। वो जानता है कि काज्जा एकदम बुरा इंसान है और बदल नहीं सकता, इसलिए वो नहीं चाहता कि सी और सेक्का जैसे मासूम लोग उसका सामना करें। इसके बाद वो बेसमेंट पहुंचते हैं और पता चलता है कि काज्जा ने उस कर्मचारी की जिंदगी चूस ली है जो उसे चेतावनी देने आया था। लेकिन यहीं वीडियो खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया देखने के लिए और अगली बार मिलते हैं।